नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन को लेकर एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहला तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है। तो 8 पुस्तकें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य की मानी है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास जो पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे तो जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया था, उनमें 8 पुस्तकें देश भाषा काव्य की थी। दूसरा तथ्य है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह मानने वाले आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास अपने पुस्तक में साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। और आगे देखते हैं, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता हैं। भाषा सर्वेक्षण नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। चौथा तथ्य है, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आपको यह पता होगा कि पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है और उसमें 69 सर्ग है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है। तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का काव्य है। तो पृथ्वीराज रासो जो काव्य है वो वीर गाथात्मक महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति किसे मानी जाती है। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है विधेयवादी पद्धति। वैसे इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति इत्यादि पद्धतियों के माध्यम से लिखा है, लेकिन सबसे मोस्ट जो पद्धति है, सबसे विकसित जो पद्धति है वो पद्धति विधेयवादी पद्धति कहलाती है। अगला है, विद्यापति ने कीर्ति लता को किस संवाद के रूप में लिखा है। तो विद्यापति ने कीर्ति लता नामक प्रख्यात ग्रंथ को दयाल कवि दयाल दास 11वां हमारा संकलन है, नाथों में रसायनी कौन थे। तो जब हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें नागार्जुन नाम के एक नाथ आते हैं। उन्हें नाथों में रसायनी कहा जाता है। कविराज श्याममल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है। तो कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। और भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इत्यादि विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसी ने रासक से, किसी ने रहस्य से मानी है। तो आप बताएं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पद्यों को भी। यह पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। अगला प्रश्न है, काफिर बोध, पंच अग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र और रसराह ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं गोरखनाथ। कैमासबद्ध किस रचना का खंड है। तो कैमासबद्ध जो है एक सर्ग है पृथ्वीराज रासो की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता
दामोदर शर्मा माने जाते हैं। मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिय पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति के रचनाकार हैं चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के रचयिता। राउल बेल श्रृंगार परक चंपू काव्य के रचयिता कौन है? तो रोड़ा कवि राउल बेल के रचयिता माने जाते हैं। राउल बेल एक श्रृंगार परक चंपू काव्य है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू को अभिमान मेरु कहा करते थे। स्वयंभू को अभिमान मेरु किसने कहा? तो पुष्यदंत ने। आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल की संज्ञा से संबोधित किया है। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान और दोहा नाम से बंगला भाषा में प्रकाशित किसने कराया? तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री नामक विद्वान ने बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान और दोहा नाम से बंगला भाषा में प्रकाशित कराया था। किरान उश सादेन रचना किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत रचना मानी जाती है? तो पुरुष परीक्षा जो है वो विद्यापति की संस्कृत में रचित रचना मानी जाती है। रिठेल मणिचर्यु के रचयिता कौन है? तो स्वयंभू है। कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में रचित रचना है। भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? तो भू परिक्रमा नामक रचना के रचनाकार विद्यापति माने जाते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो इसके रचनाकार हैं मधुकर कवि। दयाश्रय काव्य की किनकी रचना है? तो दयाश्रय काव्य हेमचंद की रचना है। मिस टाइप हो गया है। आगे है कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्रकृत काव्य लिखा है। किन्होंने? तो सोम प्रभ सूरी नामक विद्वान ने। गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का परिवर्तन किया? तो गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया है। रचनाकार जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो सिद्ध संप्रदाय के मानक ग्रंथ कौन है? रत्नाकर जोपम कथा। जिमी लोन बिजई पानी यही तिमि धरणी लई चित्त कथन किनका है? तो कणहप्पा का ये कथन है कि जिमी लोन बिलिजई पानी यही तिमि धरणी लई चित्त। गंगा जमुना माझे बहई रेनाई किनकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति डोम्भिप्पा की है। का तरुवर पंच बिराल इसके रचयिता हैं लुइपा। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा माने जाते हैं। अपभ्रंश नाम पहल किस के शिलालेख में मिलता है? तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सामने आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के विद्वान थे। अगला है उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का कथन के लेखक कौन है? तो ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से उद्धृत है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देसी नाममाला किसकी रचना है? तो देसी नाममाला नामक ग्रंथ हेमचंद की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्र बलि पांडे ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्र बलि पांडे ने रासों की उत्पत्ति रासक से मानी है। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था आदिकाल से संबंधित, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो आपको ये संकलन, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।